channel you will get the lecture notes of various subjects related to BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अभी जिस सब्जेक्ट के लेक्चर नोट्स अपलोड हो रहे हैं वो है पावर क्वालिटी इम्पैक्ट्स। अभी यूनिट 4 चल रही है एंड द टॉपिक इज स्टैटकॉम SSC UPFC एंड IPFC। दीज टॉपिक्स विल बी डेल्ट विद इन द टुडेज लेक्चर। तो अगर हम बात करें VSC बेस्ड फैक्ट डिवाइसेस की, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फैक्ट डिवाइसेस विच आर अप्लाइड इन द ट्रांसमिशन सिस्टम और इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में जो अप्लाई होते हैं उनको हम स्टैटकॉम SSC UPFC IPFC में कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर दे आर अप्लाइड, देयर आर 3 टाइप्स इन योर सिलेबस, स्टैटकॉम, DVR एंड UPQC। तो अब हम अभी सिर्फ ट्रांसमिशन सेक्टर में जो अप्लाई होते हैं उन फैक्ट डिवाइसेस की बात करेंगे। सो इफ इट इज स्टैटकॉम, सो स्टैटकॉम इज बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म फॉर स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर। ये सॉलिड स्टेट स्विचिंग कन्वर्टर है जो कि VSC बेस्ड है, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, जो कि 4th यूनिट के स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था। इट जनरेट्स एंड एब्जॉर्ब्स रियल और रिएक्टिव पावर, दोनों का काम करता है। रियल और रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब भी करता है और जनरेट भी करता है। अब ये कैसे काम करता है वो हम आगे देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं इसका फायदा क्या है। डायनेमिक वोल्टेज कंट्रोल के लिए यूज होता है। ऑसिलेशंस अगर हमें डैम्प करनी है इन पावर सिस्टम्स, इट इज STATCOM is utilized. Transient stability is improved, voltage flicker is controlled, reactive power controlled, and it also requires a DC energy source. Some battery backup can also be attached here if you want. So the basic STATCOM structure is VSC based, और VSC based है मतलब इसमें सारे thyristors, advanced thyristors are used here, and therefore if we talk of the previous thyristor based fact devices, first generation fact devices, तो फर्स्ट जनरेशन फैक्ट डिवाइसेस के कंपैरिजन में यहाँ पर इंडक्टर कैपेसिटर बहुत स्मॉल कैपेसिटी के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, तो रिड्यूस साइज होता है, स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती इनकी। फैक्ट्री बिल्ट इक्विपमेंट होता है तो साइट वर्क कम रहता है, कमीशनिंग टाइम कम होता है, और सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स इनकैप्सुलेटेड होते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसलिए इसका कम होता है, पोल्यूशन नहीं होता है ज़्यादा। अब अगर हम इसका पावर सर्किट देखें तो एक हम इसका सिंगल लाइन डायग्राम अगर देखें, यूटिलिटी से जो वोल्टेज है, इट इज यूटिलिटी इज बीइंग कनेक्टेड विद द स्टैटकॉम। स्टैटकॉम इज बेसिकली कनेक्टेड इन पैरेलल और शंट विद द ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन के साथ जब ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो इसमें एंटी पैरेलल में एक थायरिस्टर डायोड्स लगे रहते हैं, जैसा कि हम VSC के सर्किट्स पढ़ चुके हैं। तो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर लगा होता है, वो कैपेसिटर से एनर्जाइज्ड होता है, एंड यू कैन हैव अ बैटरी बैकअप आल्सो कनेक्टेड हियर। So between the utility, between the bus which is connected to the utility, this STATCOM is connected by magnetic coupling transformer. This magnetic coupling shows a transformer, ताकि हम उस ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज लेवल को थोड़ा डाउन कर दें VSC के लेवल पे या STATCOM के लेवल पे, और हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक्स गवर्न हो सके, ज़्यादा पैसा ना लगे इसमें, कॉस्ट ज़्यादा ना लगे। तो अगर हम रिएक्टिव पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं STATCOM से, अगर ES ET से ज़्यादा है तो रिएक्टिव पावर जनरेट होगा, ES ET से कम है तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब होगा। ये दोनों काम करता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो अब अगर रिएक्टिव पावर की बात कर रहे हैं कि STATCOM कैसे रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब या जनरेट कर रहा है, तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। अगर आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बस वोल्टेज, यूटिलिटी की जो बस वोल्टेज है उसके एम्पलीट्यूड से ज़्यादा है, तो करंट फ्लो होता है कन्वर्टर से AC सिस्टम तक, यानी कैपेसिटिव की तरह एक्ट कर रहा है, यानी सप्लाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड वोल्टेज यूटिलिटी बस के वोल्टेज के एम्पलीट्यूड से कम है, तो हम ये कहेंगे करंट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, AC सिस्टम से कन्वर्टर, यानी इंडक्टिव मोड में काम कर रहा है, यानी एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को। और अगर ये दोनों वोल्टेजेस, आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड और यूटिलिटी बस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बराबर हो जाता है, तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा, रिएक्टिव पावर जनरेट नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब ना उसमें इंजेक्ट हो रहा है ना ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरीके से ये रियल पावर को भी एब्जॉर्ब या सप्लाई करने का काम कर सकता है। कंडीशन क्या होती है, कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज अगर AC वोल्टेज से लैग करता है तब तो कन्वर्टर ये रियल पावर एब्जॉर्ब करेगा, और अदरवाइज ये अगर लीड करता है तो ये रियल पावर सप्लाई करेगा सिस्टम में। अब अगर हम इसी चीज को जो हमने अभी पढ़ी है, इसको हम रियल पावर जनरेशन के हिसाब से एक सर्कल डायग्राम से दिखाना चाहें, तो सर्कल डायग्राम में ये 4 क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे, और इस रीजन में ये P और Q सप्लाई कर रहा है, यहाँ पर P एब्जॉर्ब कर रहा है, Q सप्लाई कर रहा है। P मतलब एक्टिव पावर, Q मतलब रिएक्टिव पावर। यहाँ पर दोनों एब्जॉर्ब कर रहा है, और इधर ये P को सप्लाई कर रहा है और Q को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये बेसिक इसके सर्किट्स हैं। और अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक देखें STATCOM की, तो ये STATCOM की VI कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से आती है। तो ये
अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में देखें इंडक्टिव रीजन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कैपेसिटिव रीजन है। और ये जो यहाँ पर सॉलिड लाइंस दिख रही हैं, ये सॉलिड लाइंस स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए है। ट्रांजिएंट रेटिंग जो एकदम से ट्रांजिएंट्स आते हैं तो वोल्टेज और करंट की रेटिंग जो बढ़ी हुई चाहिए वो शॉर्ट टाइम रेटिंग होती है, तो वो रेटिंग ये थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसके लिए वो डिफाइंड होती है सो दैट इट कैन बियर ट्रांजिएंट्स और उसमें खराब ना हो। और अब हम कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो हमें ये समझ में आता है कैरेक्टरिस्टिक से कि ये पूरा आउटपुट हमें दे सकता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिस्टम वोल्टेज। सिस्टम वोल्टेज को सपोर्ट करेगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर फॉल्ट्स आल्सो। अगर ऐसा नहीं कर पाएगा तो वोल्टेज कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम में। तो मैक्सिमम अटेनेबल ट्रांजिएंट ओवर करंट जो होता है कैपेसिटिव रीजन में, वो हमें पता चलता है इसकी करंट टर्न ऑफ कैपेबिलिटी से। जितने भी स्विचेस लगे हुए हैं उनकी मैक्सिमम टर्न ऑफ कैपेबिलिटी क्या है करंट की, उससे हमें पता चलेगा कि ये ट्रांजिएंट करंट कितना मैक्सिमम अटेन कर सकता है एक फॉल्ट के रीजन में ड्यूरिंग एंड आफ्टर फॉल्ट। एंड इन द इंडक्टिव रीजन कन्वर्टर स्विचेस आर नेचुरली कम्यूटेटेड। अब अगर हम सिंगल फेज और 3 फेज स्टैटकॉम की बात करें तो इनके इंडिविजुअल सर्किट्स और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये सिंगल फेज स्टैटकॉम है, ये सिंपल VSC है, सिंगल फेज VSC जो पहले पढ़ चुके हो। उसकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की आ जाएंगी, OABCD इन सबसे डिफाइन होती है कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट वोल्टेज ये हमें वेवफॉर्म मिलेगी अगर हम पूरा फायरिंग एंगल अज्यूम कर रहे हैं तो, अदरवाइज देयर विल बी सम इसमें कमी आ जाएगी, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा अमाउंट। तो अगर E1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी इसका इंटीग्रेशन करने पे, यानी √2/π इंटीग्रल 0 to π ऑफ VDC/2 sin थीटा d थीटा, तो ये मिल जाएगा √2/π VDC। तो अगर E1 V से ज्यादा है तो स्टैटकॉम कैपेसिटिव करंट ड्रॉ करेगा, और अगर E1 V से कम है तो ये इंडक्टिव मोड में ऑपरेट करेगा। अब हम बात करते हैं 3 फेज स्टैटकॉम की। तो ये 3 फेज VSC सर्किट है, सिंपल वही स्टैटकॉम होता है। इसमें कुछ असम्पशंस लिए जाते हैं कि कैपेसिटर साइज हम इनफाइनाइट मान के चलते हैं, प्रैक्टिकली जो नहीं होता है, और कन्वर्टर के लॉसेस हम 0 मान के चलते हैं, यानी स्विचिंग लॉसेस इसमें नहीं हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। तो अब अगर हम इसमें कुछ डेरिवेशन देखें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो होगा EA1 वो हमें मिलेगा 4/π√2 इंटीग्रल 0 to π/2 ऑफ EN sin थीटा d थीटा। एक फेज का वोल्टेज हम बात करें फेज टू न्यूट्रल, तो वो 0.45 VDC के बराबर मिल जाएगा। और अगर हार्मोनिक फेज वोल्टेज हम निकालना चाहें EAH, ये RMS वोल्टेज है, तो ये EA1 डिवाइड बाय H हो जाएगा कि जितना ऑर्डर है हार्मोनिक का उससे डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि और ये 3 फेज स्टैटकॉम है, दैट मीन्स हार्मोनिक्स जो इसमें प्रेजेंट होंगे इट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन 6k + -1। एंड इफ वी सी द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ रिएक्टिव करंट IR एंड IP, तो IR इसमें मिलेगा V - 0.45 VDC/ωL, हार्मोनिक करंट जो मिलेगा 0.45 VDC/H² ωL मिल जाएगा। तो ये इसके 3 इंटरवल, इसकी फर्स्ट हाफ साइकिल सेकेंड हाफ साइकिल होगी, तो फर्स्ट हाफ साइकिल को हम 3 इंटरवल में डिफाइन कर सकते हैं, 0 to 60, 60 to 120 एंड 120 to 180। इन तीनों में जो 3 करंट्स होंगे उनको हम डिफाइन कर देंगे अलग अलग बिकॉज ऑफ द स्विचिंग्स, 3 स्विचेस की स्विचिंग्स की वजह से। अब ये जो करंट है ये नेक्स्ट हाफ साइकिल में इन 3 इंटरवल्स का जस्ट ऑपोजिट होगा, तो यहाँ पर -IA t - π/ω, और पीक GTO थायरिस्टर टर्न ऑफ करंट विल बी 1/ωL 2π VDC/9 -√2। तो अब अगर हम इसमें देखें कि अगर DC कैपेसिटर करंट और वोल्टेज की बात करें तो IR यानी रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, करंट का वो कंपोनेंट जो रिएक्टिव पावर को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज IR। I करंट जो होता है हम उसको IP + IR दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। IP is the component of current responsible for producing the active power and IR is the component of current responsible for producing the reactive power। तो अब अगर हम इसमें देखें IR की वैल्यू -1 मान के चलें, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, और +1, तो +1 के लिए ये वेवफॉर्म, -1 के लिए जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। और इसके लिए अगर हम करंट और वोल्टेज की बात करें EAN विल बी द फंक्शन ऑफ स्विचिंग फंक्शंस। तो स्विचिंग फंक्शंस है SA SB SC, इनका मतलब ये है बस जो हम तीनों फेजेस में 0, 120 और 240 डिग्री का जो डिफरेंस दे रहे हैं वो स्विचिंग फंक्शंस है ये। तो अगर हम EN और IDC को डिफाइन करें तो SA SB SC के टर्म्स में हमें डिफाइन करना होगा। VC विल बी V0 + 1/C इंटीग्रल IDC dt। इसी क्योंकि हम जो V0 है जो कंपनसेटर के बिना यानी स्टैटकॉम के बिना जो वोल्टेज है उसमें ऐड कर रहे हैं दिस कैपेसिटिव कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज ऑल्सो, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। एंड इफ आई से द एवरेज वैल्यू ऑफ VC इज VDC, तो ये इनेबल करता है V0 कैसे निकलता है, VDC माइनस, मैं आ जाऊँ,
VDC minus 0.061 VDC by omega square LC plus 0.126 V by omega square LC. तो पीक वैल्यू कैपेसिटर वोल्टेज की क्या होगी, VDC प्लस दिस कंपोनेंट. तो ये डिटरमिन करता है GTO थायरिस्टर की रेटिंग्स और डायोड्स की रेटिंग्स. और स्विचिंग फंक्शन ऐसे SB SC को हम ऐसे शो कर देते हैं. तो अब अगर हम एनालिसिस करें यूजिंग स्विचिंग फंक्शंस, तो EA will be equal to SAT VDC, EB will be SB and multiplied by VDC and EC will be this SC function multiplied by VDC. तो VDC, IDC और स्विचिंग फंक्शंस को हम कैसे निकालेंगे, बस ये एंगल चेंज हो जाएंगे पर तीनों बराबर होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड ये वेरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंगल का वेरिएशन शो कर रहे हैं स्विचिंग फंक्शंस. तो EA, EB, EC हमें ऐसे मिल जाएंगे इन स्विचिंग फंक्शंस को यूज करते हुए. अब अगर हम स्टैटकॉम का एनालिसिस करते हैं तो हमें स्टैटकॉम में ABC रेफरेंस फ्रेम से DQ0 रेफरेंस फ्रेम में कैसे चेंज करना है वो समझना पड़ता है. तो वो क्रॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से डिफाइन होता है. FABC इज इक्वल टू C के DQ0. दैट मीन्स ये F है, ये क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहा है इन ABC डोमेन एंड दीज आर द क्वांटिटीज इन DQ0 डोमेन. और अब यहाँ पर ये अगर हम F की जगह वोल्टेज के कंपोनेंट्स लगा दें तो VA IA, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है पावर इनवेरिएंट होता है, यानी VA IA प्लस VB IB प्लस VC IC विल बी इक्वल टू द पावर इन DQ0 डोमेन. इनको अप्लाई करके अगर हम तीन इक्वेशंस निकालना चाहें करंट्स और वोल्टेजेस की इन टर्म्स ऑफ DQ0 डोमेन, तो हमें ये तीन इक्वेशंस मिल जाएंगी स्टैटकॉम के लिए. अब स्टैटकॉम की वैल्यू, स्टैटकॉम में जो हम कंट्रोल करते हैं, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल, टाइप 1 और टाइप 2. तो टाइप 1 कन्वर्टर वो होता है जिसमें हम अल्फा और के दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, और टाइप 2 कन्वर्टर वो होता है जिसमें हम सिर्फ अल्फा को कंट्रोल कर रहे हैं, के को हम फिक्स कर देते हैं. अल्फा फायरिंग एंगल है और के वो वाला पैरामीटर है जो ये बताता है कि जितना जनरेट हुआ है वोल्टेज स्टैटकॉम से वो AC साइड पे कितना फीड हो रहा है, पूरा या उससे कम. अब अगर इसके कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल ऑफ टाइप 2 एंड टाइप 1, दिस इज इन योर सिलेबस, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं. टाइप 2 का पढ़ते हैं पहले, जिसमें हमें सिर्फ अल्फा को कंट्रोल करना होता है. तो अल्फा को कंट्रोल करने के लिए हमें पहले करंट्स का वेरिएशन करना पड़ता है. ABC से DQ0 डोमेन में भी वेरिएशन होता है और ABC से PR डोमेन में भी वेरिएशन होता है. यानी पहले मैंने अभी ये तुम्हें बताया था ABC से DQ0 डोमेन में हम करंट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उससे टू फेज सिस्टम आ गया, टू पैरामीटर सिस्टम, यानी IQ प्लस JID. अब इससे हम QD0 डोमेन से हम PR डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं. PR डोमेन IP IR. IP वो वाला करंट है जो रिएक्टिव पावर को प्रोड्यूस कर रहा है, और IR वो वाला करंट है जो रिएक्टिव पावर को प्रोड्यूस कर रहा है. तो अब इसमें जो पहले तीन इक्वेशंस मैंने बताई थी उसमें हम अल्फा को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं बस इन दो इक्वेशंस की मदद से, और ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस IP0 और IR0 की जो इन इक्वेशंस हमें मिलेंगी वो ये मिल जाएंगी. अब इसमें अल्फा नॉट एक टर्म आ रही है, वो ये ध्यान रखने की बात है कि ये नेगेटिव होगी कैपेसिटिव मोड के लिए और इंडक्टिव मोड के लिए पॉजिटिव होगी. और स्लोप जो है लाइन की OA, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी स्टैटकॉम की OA, उसमें स्लोप हम एक्सेस T से डिफाइन करते हैं एंड इट इज गिवन बाय R² प्लस K² R/G प्लस ओमेगा स्क्वायर L² डिवाइडेड बाय ओमेगा L माइनस K² बाय 2G. जहां पर अल्फा नॉट अगर करस्पॉन्डिंग, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो अल्फा नॉट की वैल्यू अगर -45 डिग्री है उसके लिए बात कर रहे हैं. अगर G की वैल्यू 0 है तो एक्सेस T की वैल्यू -2R हो जाएगी. और हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, IR0 अभी जो पीछे बताया है, ये IR0 पॉजिटिव होगा जब अल्फा ग्रेटर देन 0 है और ये नेगेटिव होगा जब अल्फा लेस देन 0 है. तो VDC0 जो हम निकालेंगे, अल्फा हमने कंट्रोल किया उससे, तो VDC0 अल्फा पे डिपेंड कर रहा है. तो अब ES इज इक्वल टू KVDC एंड K इज फिक्स्ड हियर, वी आर ओनली कंट्रोलिंग अल्फा, सो P/6 इंटू √6/π. तो अब IR, अब हम इतना निकालने के बाद ये देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या है इस सिस्टम का. ट्रांसफर फंक्शन इज द आउटपुट बाय इनपुट, एंड इफ वी टॉक ऑफ स्टैटकॉम तो आउटपुट हमें करंट की फॉर्म में मिल रहा है और इनपुट जो है उसका जो हम वेरी कर रहे हैं वो है अल्फा. तो डेल्टा IR बाय डेल्टा अल्फा इज द ट्रांसफर फंक्शन, इट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. एंड इफ वी सिंप्लीफाई एनालिसिस तो हम ये अज्यूम करते हैं लॉसलेस लाइन है, R = 0 एंड G = 0, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस को हम 0 मान लेते हैं, तो मॉडिफाइड इक्वेशन ये आ जाती है. तो स्टेबिलिटी की कंडीशन है दैट IR0 शुड बी लेस देन ओमेगा C by K VDC0. एंड इफ वी सी इट बाय द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिएक्टिव करंट कंट्रोलर, तो यहाँ पर जो अल्फा मिल रहा है हमें,
इस अल्फा को हम कंट्रोल कर रहे हैं इस पूरे सर्किट से। तो ये कंट्रोलर कंट्रोल करता है और इसी से हम ये देखते हैं पोल्स और जीरो कहाँ लाई कर रहे हैं। इफ पोल्स आर नंबर ऑफ पोल्स मैग्नीट्यूड ऑफ पोल इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो, तो ये लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करेगा, अदरवाइज इट विल लाई इन द राइट हाफ प्लेन। सो इफ वी वांट टू टॉक अबाउट द कंट्रोल ऑफ, ये तो हमने डेरिवेशन स्टडी कर लिया। अब कंट्रोल करने के लिए हम अगर फेज लॉक लूप लगाते हैं तो फेज लॉक लूप में एक पीआई कंट्रोलर होता है, एक पीआई कंट्रोलर के बाद एक सॉ टूथ जनरेटर होता है जो कि हमें थीटा टी आउटपुट देता है। इसके बाद एक ऑसिलेटर होता है जिससे हमें साइन थीटा टी कॉस थीटा टी मिल जाते हैं और इससे हमें आउटपुट में वी आर और वीपी और वी आर वो वाले वोल्टेजेस हैं जो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद अल्फा बीटा ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं और अल्फा बीटा से हम वापस थ्री फेज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अल्फा बीटा जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है और इससे हम वापस एबीसी यानी थ्री फेज में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फिर हम गेट सिग्नल्स निकालते हैं इससे। अल्फा इज द बेसिकली गेट सिग्नल। तो ये कंट्रोल सर्किट है इसका ऑफ द फेज लॉक लूप। एंड इफ वी सी इट इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन, तो वीपी वी आर हमने अभी बात की, इट विल बी वी अल्फा साइन थीटा टी प्लस वी बीटा कॉस थीटा टी, सिमिलरली वी आर। और इनको हम जब कन्वर्ट कर देंगे अल्फा बीटा डोमेन में तो वी अल्फा और वी बीटा इस तरीके से मिल जाएंगे। एंड वी अल्फा इज वी एस साइन थीटा टी, वी बीटा इज वी एस कॉस थीटा टी। It will result in VP conjugate will be equal to VR and VR conjugate will be equal to 0, जहाँ पर VS जो है ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है कन्वर्टर बस पे। तो ये हमें ट्रैक करने, एक PLL हमें ट्रैक करके देता है कितना आउटपुट हमें मिल रहा है। अब अगर हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल सर्किट स्टडी कर रहे हैं फॉर टाइप 1 स्टैटकॉम, तो हमें सिर्फ अल्फा, इसमें अल्फा के अलावा के भी कंट्रोल करना है। तो के वेरिएबल हम रखेंगे, दैट मीन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू इज केप्ट फिक्स्ड विच इज नोन एज के फिक्स एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को वेरी करके के को वेरी करेंगे, अल्फा को भी हम वेरी करेंगे। तो ये दोनों जब हम वेरी करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा कंट्रोल जो है वो टाइप 1 है और स्टैटकॉम जो है वो टाइप 1 स्टैटकॉम है। अब अगर ये दोनों कंट्रोल करने तो इसका ऑल्टरनेट तरीका ये भी हो सकता है कि हम दो कन्वर्टर्स यूज करें, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करें और टोटल वोल्टेज मैग्नीट्यूड उस केस में इस तरीके से कंट्रोल करें कि अल्फा 1 एक कन्वर्टर का दूसरी वैल्यू हो और अल्फा 2 दूसरे कन्वर्टर की दूसरी वैल्यू हो। लेट अस सपोज अल्फा 1 इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा 2 इज अल्फा माइनस बीटा, where alpha and beta are the two constants, दोनों अलग अलग हैं। तो अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 अलग होंगे तो तुम्हारा के अपने आप ही वेरिएबल हो जाएगा दोनों कन्वर्टर्स का। इसका मतलब दोनों वेरी हो जाएंगे और कंट्रोल टाइप 1 स्टैटकॉम का इजीली फर्निश हो जाएगा। और अगर हम 12 पल्स कन्वर्टर की बात कर रहे हैं, दोनों ही 12 पल्स कन्वर्टर हैं जो हमने दो कन्वर्टर यहाँ यूज किए हैं, तो के फिक्स जो यहाँ पर 2√6/पाई था इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 4√6/पाई। अब इसका अगर सर्किट देखें तो सर्किट में दो VSCs लगे हुए हैं, है ना, दो VSC सीरीज में, तो ये सर्किट बना दिया जाएगा और इनका जो वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज जो इनसे मिलेगा इन दोनों के आउटपुट टर्मिनल से, इट विल बी द समेशन ऑफ दीज टू, एल्जेब्रिक नहीं, वेक्टर सम ऑफ ES1 एंड ES2। तो अब अगर हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमें P और R डोमेन में डिफाइन करना पड़ेगा वोल्टेजेस को। सो EP विल बी KVDC cos अल्फा एंड ER इज माइनस KVDC sin अल्फा। तो हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं UP UR, जो कि GCI इंटू IP कॉन्जुगेट माइनस IP से डिफाइन हो रहे हैं। GCI क्या है, ट्रांसफर फंक्शन, KCI इंटू 1 प्लस STCI अब डिवाइडेड बाय STCI। और EP इस सब को अगर अप्लाई कर देंगे तो EP और ER हमें इस तरीके से मिल जाएगा। तो ब्लॉक डायग्राम अगर देखेंगे एक्टिव करंट कंट्रोलर का और करंट कंट्रोलर का तो तुम्हें कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ये सारा ब्लॉक डायग्राम्स मैंने KR पडियार की किताब से लिए हैं, तो तुम ये रेफर भी कर सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक इज SSSC, स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर। इसको हम लाइन की सीरीज में लगाते हैं, तो लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज में लगा हुआ है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, ये सेंडिंग एंड, ये रिसीविंग एंड, बीच में कंपनसेटर लगा हुआ है जो कि जिसका वोल्टेज है VC। इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं सिंगल लाइन डायग्राम को, VC, ये सेंडिंग एंड, ये रिसीविंग एंड। फेजर डायग्राम से हम शो कर सकते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड के जो वोल्टेजेस हैं, दीज आर डिवाइडेड सेपरेटेड फ्रॉम द करंट बाय del/2 इन del/2 एंगल। तो अगर VC, ये जो हमने VC यहाँ पर इंजेक्ट किया है वोल्टेज, ये इस लाइन करंट I से 90 डिग्री से लैग करता है तो कैपेसिटिव मोड में SSSC काम करेगा। अगर VC लीड करता है तो ये इंडक्टिव मोड में काम करेगा।
अब अगर हम इसकी इक्वेशंस की बात करें तो VC विल बी गिवन बाय VC इंटू कॉस गामा माइनस जे साइन गामा इंटू e टू द पावर j phi। तो अब यहाँ पर phi तो फेज एंगल है लाइन करंट का, और गामा वो वाला एंगल है जिस एंगल से VC लाइन करंट से लैग कर रहा है। तो यहाँ पर ये सिग्नम फंक्शन से डिफाइन होता है। सिग्नम फंक्शन ये पॉजिटिव जब होगा जब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये पॉजिटिव है, ये माइनस तब होगा जब ये आर्ग्यूमेंट, ये वाला आर्ग्यूमेंट एंगल नेगेटिव है। तो ये जो वोल्टेज है हम डिफाइन कर सकते हैं VCP, यहाँ जैसे VCP और VCR लिखा है ना, तो ये VCP VC साइन अल्फा हो जाएगा, VCR VC कॉस अल्फा हो जाएगा। करंट, लाइन करंट इसी से मिल जाएगा 2V साइन डेल बाई 2 डिवाइड बाय x अपॉन x इंटू 1 माइनस KSE। ये कंपनसेशन की थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं इक्वेशन, क्योंकि ट्रिपल एस सीरीज में लगता है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूपीएफसी। यूपीएफसी में हम करते क्या है, एक स्टैटकॉम और एक ट्रिपल एस दोनों कनेक्ट कर देते हैं कॉमन डीसी लिंक से। तो दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं एक ही कंट्रोलर में, पर थोड़ा कॉस्टली बनता है क्योंकि दोनों कन्वर्टर्स एक साथ लग रहे हैं। इसका ऑपरेशन, स्टैटकॉम का ऑपरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी तरह का ऑपरेशन है। ट्रिपल एस ऑपरेशन भी वही है, बस अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रिपल एस के थ्रू दो कंट्रोल मोड्स हो सकते हैं। या तो हम वोल्टेज को इंजेक्ट करें फेज में, यानी ये जो यहाँ पर ट्रिपल एस लगा हुआ है ये वोल्टेज डेल्टा वी इंजेक्ट कर रहा है जिसकी फेज सेम फेज में यानी फेज एंगल 0 है। या फिर हम क्वाड्रेचर में इंजेक्ट करें यानी फेज एंगल इसका 90 हो गया, तो ये इंजेक्ट जब करोगे तो फेज एंगल वेरी कर रहे हो, फेज एंगल एडजस्टमेंट। तो ये दो तरीके हो सकते हैं अगर हम यूपीएफसी की बात करें तो। यूपीएफसी ऑपरेशन में दो इन्वर्टर्स हैं तो फेज एंगल का वेरिएशन भी है। अब अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन में वीएससी में दो वीएससी कन्वर्टर्स लगे हुए हैं इसमें, एक सीरीज में और एक शंट कनेक्टेड है। तो सीरीज कनेक्टेड कंट्रोलर जो है वो एक वोल्टेज इंजेक्ट करता है VPQ इन सीरीज विद द लाइन। इसी तरीके से शंट कनेक्टेड कन्वर्टर है वो रियल और रिएक्टिव पावर की सप्लाई को मेंटेन करने का काम करता है। वेरियस जो फंक्शंस होंगे, 3 फंक्शंस हो सकते हैं यूपीएफसी की, वोल्टेज को रेगुलेट करना, सीरीज का कंपनसेशन एंड फेज शिफ्टिंग। तो ये तीनों 1 बाय 1 पढ़ते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है वोल्टेज को इंजेक्ट करते हैं हम, तो जो वोल्टेज हमारे पास पहले से उसमें थोड़ा सा और हमने इंजेक्ट कर दिया तो ये वोल्टेज इंजेक्शन है। अगर हम सीरीज कंपनसेशन की बात कर रहे हैं तो VPQ ये इंजेक्ट किया जा रहा है बाय इंजेक्शन ऑफ दिस डेल V0 प्लस VC जो कंपनसेटर से इंजेक्ट हो रहा है, तो इनको सम करके हमें VPQ मिल जाता है। तीसरा हमारा ऑप्शन है फेज शिफ्टिंग। तो फेज शिफ्टिंग का मतलब एक एंगल से हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, जो हमने इन फेज और क्वाड्रेचर पढ़ा था। तो डेल्टा V0 के साथ यानी ये जो वोल्टेज इंजेक्ट हो रहा है इसके साथ एक फेज एंगल वेरिएशन भी हो रहा है। डेल्टा V0 और V अल्फा जितने एंगल से वेरी हो रहा है उससे हमें इक्विवेलेंट वोल्टेज VPQ मिल रहा है जो कि इंजेक्ट हो रहा है सिस्टम में। तो ये तीनों फंक्शंस अगर हम एक साथ जोड़ दें तो V0 के साथ डेल्टा V0 जुड़ेगा, VC जुड़ेगा, V अल्फा जुड़ेगा, फिर इन तीनों के समेशन से हमें VPQ मिलेगा। तो ये 3 फंक्शंस हम कर सकते हैं यूपीएफसी से। और कंस्ट्रेंट्स इसमें रहते हैं सीरीज इंजेक्टेड वोल्टेज मैग्नीट्यूड पे, लाइन करंट पे, कन्वर्टर करंट पे, मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेजेस पे और रियल पावर ट्रांसफर पे। तो अब अगर हम मोड्स ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन या तो शंट ऑपरेशन हो सकता है या सीरीज ऑपरेशन हो सकता है कंट्रोल मोड में। तो शंट कंट्रोल मोड में रिएक्टिव कंट्रोल हो सकता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल मोड। सीरीज कंट्रोल मोड में डायरेक्ट वोल्टेज इंजेक्शन मोड, बस वोल्टेज रेगुलेशन एंड कंट्रोल मोड, फेज एंगल रेगुलेशन मोड एंड ऑटोमेटिक पावर फ्लो कंट्रोल मोड, ये मोड हो सकते हैं। इसके बाद आता है टॉपिक आईपीएफसी। बेसिकली इसमें रिएक्टर्स और कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, यानी इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स इंस्टॉल होते हैं। अगर हम दो लाइंस की बात करें तो दोनों लाइंस में इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स दोनों दो सब नेटवर्क्स में इंस्टॉल्ड हैं, और इन दोनों सब नेटवर्क्स में कहीं भी इंडक्टर लग सकता है, कहीं भी कैपेसिटर लग सकता है, फेजेस के बीच में भी। इसलिए हम इसे इंटरफेस पावर फ्लो कंट्रोलर कहते हैं। तो हम इसको आईपीसी, शॉर्ट में आईपीएफसी की जगह आईपीसी भी लिख सकते हैं। अब आईपीसी के दो टाइप्स होते हैं, आईपीसी 240 और आईपीसी 120। अगर B1 B2 ससेप्टेंसेज हैं तो वोल्टेजेस B1 B2 के बीच में एंगल अगर 240 है तो हम उसे आईपीसी 240 कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये एंगल 240 है, ये VB2 है, ये VB1 है, तो इन दोनों के बीच में 240 है तो आईपीसी 240 है ये। और अगर इन दोनों के बीच का एंगल तुम्हारा हो जाएगा 120, VB1 और VB2 के बीच का ये वाला एंगल, तो हम इसे कहेंगे आईपीसी 120। तो आईपीसी 240 का अगर हम फेजर डायग्राम और कनेक्शन डायग्राम देखें तो 3 फेजेस हैं, तीनों फेजेस में इंडक्टर और कैपेसिटर्स लगे हुए हैं।
इंटरचेंजेबल है, किसी भी फेज में हम कैपेसिटर लगा सकते हैं, किसी भी फेज में हम इंडक्टर लगा सकते हैं, और दोनों सब नेटवर्क्स में हम ये चेंज भी कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज इंटरफेज पावर फ्लो कंट्रोलर और आईपीसी, इंटरफेज पावर कंट्रोलर। तो इसमें एक्टिव पावर जो होगा वो VSVR साइन डेल बीटा 1, ये जो ससेप्टेंसेज हैं इन इंडक्टर और कैपेसिटर्स की, ये B1 B2 से हमने डिफाइन की हैं। तो इन दोनों की ससेप्टेंसेज के फंक्शन होंगे P और Q। P will be minus VSVR sin del B1 into B1 plus minus VSVR sin del B2 into B2. QS की वैल्यू it will be defined by minus sign and it will be given by this equation. तो QR की वैल्यू जस्ट QS के ऑपोजिट हो जाएगी, सिमिलर है, बस माइनस साइन हट जाएगा। डेल B1 विल बी डेल SR, सेंडिंग रिसीविंग एंड के बीच का एंगल डेल SR है, माइनस साई1, साई1 इज द एंगल ऑफ द कन्वर्टर IPC। डेल B2 विल बी डेल SR माइनस साई2। तो अब अगर IPC 120 की बात करें, IPC 120 में ये जो एंगल है VB1 और VB2 के बीच का, ये 120 हो जाता है। तो सर्किट वही है, इसमें 3 फेजेस हैं, तीनों फेजेस में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हुए हैं, 2 सब नेटवर्क्स हैं, दोनों में किसी भी फेज में इंडक्टर या कैपेसिटर लगाया जा सकता है। एक फेज में या तो इंडक्टर लगेगा या कैपेसिटर, दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। अब अगर हम वोल्टेज इंजेक्शन IPC की बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो ये हम कैसे करते हैं कि हमने IPC का रिएक्टर और इंडक्टर लगा दिए, इंडक्टर और कैपेसिटर, लेकिन हमने उसके साथ एक फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर भी लगाया है और उस फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर से फेज एंगल जो चेंज है वो इंजेक्ट कर रहे हैं। तो वो इंजेक्ट करने की वजह से ये जो VL है, यानी ये इंजेक्ट हो रहा है, तो अगर VL हम AC इंजेक्ट करते हैं तो ये तुम्हारा 120 डिग्री इंजेक्शन है, और अगर हम VL जो इंजेक्ट कर रहे हैं वो AB से रिप्रेजेंट हो रहा है इस फेजर डायग्राम में, तो ये 90 डिग्री इंजेक्शन को शो करता है। उसी के करस्पॉन्डिंग तुम्हारी टोटल आउटपुट में मिल जाता है। तो अगर हम इसका एक डायग्राम देखें, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड, बीच में हमने एक IPC लगा रखा है, तो IPC के जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो इससे शो हो रहा है, ससेप्टेंसेज जो है उसकी वो B1 B2 से शो हो रही है, और फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर यहाँ शो कर रखा है। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाओगे वो इस तरीके से बन जाएगा, इसका B1 B2 ससेप्टेंसेज है इंडक्टर और कैपेसिटर की, और साई1 साई2 एंगल्स हैं इस पर्टिकुलर IPC के, जो ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो है PST, फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर का, वो N1:1 और N2:1 से डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ तक इस लेक्चर में टॉपिक था। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सब टॉपिक्स में। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सभी में रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कंट्रोल मोड्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से एक्टिव और रिएक्टिव पावर कंट्रोल करते हैं हम, और अदरवाइज ये सारे टॉपिक्स जो हैं थोड़े से लेंदी हैं, क्योंकि इन सब में पूरा डिस्कशन आ सकता है कि इसके फेजर डायग्राम और डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल। So this was enough for the today's topic. In next lecture, we'll discuss about the